स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम नए चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्याएं क्या होता है हमारे पास, वे संख्याएं जिन्हें P/Q जहाँ Q = 0 के रूप में निरूपित किया जा सके वे हमारे पास परिमेय संख्या कहलाती हैं। मतलब जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके और यहाँ पर Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब Q का मान हमें 0 कभी नहीं लेना होता है। तो वो संख्या हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे अपॉन में 1 भी है। तो ये हमने क्या कर दिया, P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया। ऐसे -4/1 मतलब -4, 3/4 0। तो ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में निरूपित नहीं करते हैं, मतलब नहीं किया जा सकता है, वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या हमारे पास कौन कौन सी होती है, देखो √3, √7 और 3√4। तो ये सारे हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है। इंपॉर्टेंट तथ्य देखो, तो पाई का मान हमारे पास 3.14 मतलब अनंत दशमलव तक होता है, आगे तक चलता ही रहता है, लेकिन हम 3.14 ही लेते हैं मान तो, लेकिन ये इसके आगे भी होता है। तो इसलिए ये हमारे पास हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है, ये याद रखिए। आगे कंपटीशन के एग्जाम्स में आप में पूछ भी सकता है वो कि पाई कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है। तो आपका आंसर होना चाहिए अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर। देखिए परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के संग्रह को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम के लिए √3, 1, -4, 2/3 ऐसे बहुत सारी होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं होंगी। अब आगे देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है हमारे पास, जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सब हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। देखो कैसे, 4 के गुणनखंड हमारे पास क्या क्या होंगे, 1 × 2 × 2 तो 3 हो गए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 6 के 1 × 2 × 3 ये भी ज़्यादा हो गए। तो 2 से ज़्यादा जिसके गुणनखंड होते हैं वो हमारे पास भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 ही होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या के लिए देखो, जिनके 2 गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा और स्वयं वही संख्या, मतलब एक तो 1 होगा, मतलब 1 और एक खुद की, मतलब जो संख्या दी गई है वही होगी, तो वो हमारे पास अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक तो 1 मिलेगा और एक 2 मिलेगा, खुद ही मिलेगा। 3 का देखो, 3 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 × 3 ये मिलेगा। 5 का देखो, 5 का भी हमें क्या मिलेगा, 1 × 5। 7 देखो, 7 का भी हमें क्या मिलेगा, 1 × 7, मतलब एक तो हमारे पास 1 मिलेगा हमें और एक वो खुद स्वयं जो संख्या होगी वो उसका अभाज्य गुणनखंड होंगे, मतलब तो वो संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या है। अब परमेय 1.1 क्या है हमारे पास, देखो अंकगणित की आधारभूत परमेय, अंकगणित की आधारभूत परमेय देखो क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या तो ये रही, इनमें से कौन सी भी एक भाज्य संख्या ले लो, आप 12 ले लो, हमने 12 ले ली। आगे क्या बोल रहा है देखो, को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। देखो अब अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, 2 का भाग लगाओ 12 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 का लगाओ तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का 3 में जाएगा तो 3 का लगाओ तो 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 12 के हमें क्या मिले, देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 बार आ रहा है और गुणा में 3, ये हो गए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। फिर आगे देखो, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। समझ में आया, नहीं आया, देखो कैसे आएगा। मान लो फिर से हम 12 ले लेंगे, ये हमने 12 ले लिया, तथा यह गुणनखंडन
अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, क्रम का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। देखो कैसे, आप सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पे 2 का दिया, अब यहाँ पर आप क्या कर लो, 3 का भाग दे लो। अभाज्य संख्या 3 भी है तो 3 का भाग दे लो, तो 3 का भाग देंगे 12 में तो कितने बार जाएगा, 4 बार। अब आप 2 का दे दो तो यही आएगा। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 12 को। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड में क्या मिले, 3 गुणा 2 की घात 2, मतलब 2 की घात 2 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 2 की घात 2 लिखो, अलग थोड़ी है, एक ही है। और अद्वितीय का मतलब क्या होता है, हमारे पास केवल और केवल एक ही हल होगा, केवल और केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय होगा, मतलब एक ही हल आएगा। संख्या आप कोई भी लो, उसका एक ही हल निकलेगा, एक ही अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे नहीं। जैसे 12 का लिया तो 3 गुणा 2 की घात 2 लिखो या फिर 2 की घात 2 गुणा 3 लिखो, बात एक ही है, किसी भी प्रकार से लिखो, इसके अलावा कुछ अलग तो आएगा ही नहीं। तो अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो वो प्राकृत संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, मतलब प्राकृत संख्या का कोई ऐसा मान है जिनके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले अंक 0 पर समाप्त होता है ये समझो। जैसे एक उदाहरण समझ लो इधर, जैसे 2 गुणा 5 ये लिखे हमने किसी के 10 के अभाज्य गुणनखंड करें, तो ये किस पे समाप्त हो रहा है, 0 पर हो रहा है। ऐसे ही आप 20 के करो तो 20 के क्या मिलेंगे हमें, 2 गुणा 5, तब हमें ये भी 0 पर समाप्त हो रहा है अंक। तो इसी प्रकार हमें 0 पर समाप्त हुई संख्या चाहिए। अब देखो क्या लिखेंगे हम, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं, तो संख्या जीरो पर समाप्त होगी। लेकिन 4 का देखो, 4 के गुणनखंड करेंगे 4 की घात n के, तो क्या मिलेगा हमें, 2 गुणा 2 की घात n, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात n गुणा 2 की घात n। लेकिन यहाँ 5 तो आ ही नहीं रहा है, अभाज्य गुणनखंड में 5 तो उपस्थित है ही नहीं, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में पाँच उपस्थित नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए 4 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर 4 की घात n की जगह 10 की घात n होता तो फिर 0 पर समाप्त होता, मतलब 0 पर समाप्त होता। लेकिन यहाँ में क्या दिया गया है, 4 की घात n, लेकिन 4 के गुणनखंड में 5 नहीं आता है, इसलिए ये हमारे पास 0 पर समाप्त नहीं होगा। फ्रेंड, आपका पहला एग्जाम्पल यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
HCF को हम क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, ये बोलते हैं, मतलब म से बोलते हैं। और LCM को क्या बोलते हैं हम, लघुत्तम समापवर्तक, मतलब ल से बोलते हैं। तो हमें ल से म से ज्ञात करने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले 6 के और 20 के अभाज्य गुणनखंड करो। 6 के अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 का देंगे सबसे पहले भाग, तो 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का देंगे तो 1 बार। 20 के देखो 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर 2 का देंगे भाग 10 में तो जाएगा 5 बार। फिर 5 का लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 1। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या है, 2 गुणा 3, यही है। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास, यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार। तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2 गुणा और 5, 5 एक ही बार है, 5 की घात 1 है मतलब। HCF के लिए देखो, मतलब मस, तो मस के लिए क्या शर्तें हैं हमारे पास, तो देखो जो गुणनखंड कॉमन आए हो तथा उसकी न्यूनतम घात हो। कॉमन, जो गुणनखंड कॉमन हो, जो दोनों में आना चाहिए, कॉमन हो, दोनों में क्या आ रहा है, देखो 2 ही आ रहा है। अब 2 में भी क्या, देखो उसकी सबसे न्यूनतम घात हो, तो इसकी भी मतलब 2 तो कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो इसकी भी सबसे न्यूनतम घात क्या है, 1 ही है यहाँ पर। तो हमारे पास HCF क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। LCM देखो, लस, लस के लिए क्या शर्त होती है हमारे पास, देखो जो गुणनखंड सबके पास हो, और उनकी सबसे अधिकतम घात हो। तो देखो यहाँ सब भी क्या है, 2, 3 और 5 ही हैं। अब 2 की सबसे अधिकतम ज्ञात क्या है, 2, तो 2 की घात 2 गुणा, फिर क्या है हमारे पास 3, 3 लेंगे, और फिर क्या है 5, 5 लेंगे। तो इन सबको गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो LCM हमारे पास क्या हो जाएगा, 60। और LCM के लिए हमारे पास शर्त क्या थी, जो गुणनखंड सबके पास हो, 2, 3 और 5 ये सभी के पास है, उनकी सबसे अधिकतम घात लेनी है हमें। तो 2 की घात 2 ले ली हमने, और 3 भी है तो 3 को भी ले लिया, मतलब यहाँ हमें सभी को लेना होता है, और 5 ले लिया। तो स्टूडेंट आपका दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, HCF। तो पहले इन संख्याओं के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 96 404, तो करो इनके अभाज्य गुणनखंड। वैसे सबसे पहले चिन्ह में क्या करते हैं, तो किसका भाग लगाएंगे, 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 48 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा हमारे पास, 6 बार। फिर 2 का लगाएंगे तो जाएगा हमारे पास 3 बार, और 3 का लगाएंगे तो आएगा 1। फिर देखो इधर सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 202 बार जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 101 बार जाएगा, और 101 का भाग 101 में ही जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब चिन्ह के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमें, 2 कितनी बार है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 की घात 5 गुणा 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3। 404 का देखो गुणनखंड, तो क्या मिले, 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार है इसलिए 2 की घात 2 गुणा 101। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले HCF। तो HCF क्या मिलेगा, देखो जो दोनों में कॉमन हो उसकी सबसे न्यूनतम घात, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 ही आ रहा है, उसकी सबसे न्यूनतम मतलब सबसे छोटी घात क्या है हमारे पास, 2। तो क्या लिखेंगे हम, 2 की घात 2 बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। तो हमें HCF क्या मिल गया, 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, LCM। तो LCM किसे ज्ञात करेंगे, देखो
एलसीएम ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, देखो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम क्या होता है, मतलब A गुणा B बराबर HCF गुणा एलसीएम। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसको इसमें अप्लाई कर देंगे। A गुणा B मतलब 96 गुणा 404 बराबर HCF हमारे पास क्या आया 4 गुणा एलसीएम। तो 96 गुणा 404 अपॉन 4 बराबर एलसीएम। तो 4 का भाग लगा देंगे 96 में, कितनी बार जाएगा 24 बार जाएगा। तो एलसीएम बराबर 24 गुणा 404 गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 96 ये मिलेगा। तो इस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं या एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका थर्ड एग्जाम्पल भी यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। तो देखिए सॉल्यूशन, इनके भी हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले 6 का ज्ञात करेंगे। तो 6 के लिए क्या मिलेगा, हमें 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 6 में 3 बार, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 1। अब 72 का निकालो, 2 का भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 72 में लगाएंगे तो 36, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो मिलेगा हमें 18, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो मिलेगा 9, अब 3 का भाग लगाएंगे तो मिलेगा हमें 3, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो मिलेगा हमें 1। अब 120 का निकालो, सबसे पहले 2 का भाग लगाओ 120 में तो कितनी बार जाएगा 60 बार, फिर 2 का लगाओ तो मिलेगा हमें 30, एक बार फिर 2 का लगाओ तो हमें क्या मिलेगा 15। अब 15 में 3 का भाग लगाओ तो मिलेगा हमें 5, अब 5 का भाग 5 में लगाओ तो आएगा हमारे पास 1। ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए सबके। तो अब देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमें 2 गुणा 3, 72 के क्या मिले हमें, देखो यहाँ 2 कितनी बार है 3 बार, 2 की घात 3 गुणा 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की घात 2। और 120 देखो 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखो 2 कितनी बार है 3 बार, 2 की घात 3 गुणा यहाँ 3 कितनी बार है 1 बार, तो 3 गुणा यहाँ 5 कितनी बार है 1 बार, तो ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हमारे पास क्या शर्त थी कि सभी में कॉमन हो। तो सभी में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है गुणा में एक 3 आ रहा है सभी में कॉमन। उनकी सबसे न्यूनतम घात हमारे पास कितनी है, एक एक ही है, ये एक एक ही है न्यूनतम घात सबसे छोटी घात। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा 6। एलसीएम देखो जो सभी के पास हो, अब यहाँ सभी के पास क्या क्या है 2 भी है 3 भी है, मतलब हमें सभी लेनी होती है। तो हम क्या लेंगे 2 और एक क्या है हमारे पास 3 और एक लेंगे हम 5 गुणा में। अब इनकी सबसे अधिकतम घात लेनी है। तो अधिकतम घात 2 की क्या है 3, तो 3 की अधिकतम घात क्या है 2, तो 2। 5 की अधिकतम घात क्या है 1, यही। अब इन सबको गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 360 ये मिलेगा। तो स्टूडेंट आपके 4 एग्जाम्पल यहीं पे खत्म होते हैं। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।